हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं आपको 8th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ आज, और ये मेरा पहला वीडियो है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारे 18 चैप्टर्स जो आपकी 8th क्लास की साइंस के हैं वो सारे बनाने वाली हूँ। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक पास में एक बेल आइकन मिलेगा, उसको भी आप कर देना क्लिक, ताकि आपको जैसे ही मेरा वीडियो बने आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से आप उसको देख लें। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अपनी आज की क्लास। हमारा चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या होता है ये क्रॉप? अगर हम बात करें कि क्रॉप क्या होता है तो हम कहेंगे जब एक जैसे प्लांट्स को एक ही जगह पे बहुत ही लार्ज स्केल पे उगाया जाता है तब हम उसे क्रॉप कहते हैं। एक प्लांट को क्रॉप नहीं कहा जा सकता। जब बहुत सारे एक जैसे प्लांट होते हैं उसे क्रॉप कहा जाता है। एक पूरे खेत में सारा जो गेहूं उगता है उस टोटल को क्रॉप कहते हैं हम। ओके। और ये प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि उसे पैदा करना। खेत में गेहूं को पैदा करते हैं ना, जब बीज उगाते हैं तो पेड़ उगता है, उससे गेहूं निकलते हैं और फिर हम उसको मार्केट में बेचते हैं, तो उसको प्रोडक्शन, उसको इस पूरे प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। और मैनेजमेंट क्या हुआ? मैनेजमेंट है कि ये सारा बीज लाना मार्केट से, उसको बीज को मिट्टी में डालना, फिर उससे पेड़ उगते हैं, फिर पेड़ से गेहूं उगते हैं पेड़ पे, फिर उन गेहूं को ये स्टोर करना, फिर मार्केट में देना, ये सारा मैनेज करना, ये प्रोसेस पूरा को हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। So let's begin. What is crop? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. Okay? And crops are of two types. हमें क्रॉप चाहिए क्यों? पहले ये सोचा है आप लोगों ने? हम लोग जो हैं ह्यूमन बींग्स, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, राइट? हम खुद तो अपना खाना नहीं बना सकते। हम अपने गेहूं खुद बना सकते हैं क्या? नहीं। हमारे को गेहूं या जो भी क्रॉप चाहिएगा हमें प्लांट्स देते हैं, और तो प्लांट्स उगाने बहुत ज़रूरी हो गए, नहीं तो हम खाएंगे कैसे? इतनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितने सारे लोग हैं दुनिया में, उन सबको खाना चाहिए होता है। तो आपके इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, कि कितना क्रॉप प्रोड्यूस होना चाहिए कि सारे लोगों की भूख मिट सके, कितने पूरी लार्ज पॉपुलेशन है इंडिया की, है ना? तो रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, राइट? तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताती हूँ, क्रॉप्स जो होते हैं ना वो टू टाइप्स के होते हैं। आपके लेसन में लिखा हुआ है कि क्रॉप्स टू टाइप्स के हैं, जैसे खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स क्या होता है? जो क्रॉप्स हम रेनी सीजन में, बारिश के सीजन में उगते हैं खेतों में, उनको हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। और राबी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगते हैं सर्दियों में, उनको राबी क्रॉप्स कहते हैं। और जो राबी क्रॉप्स के आपके एग्जाम्पल हैं वो आप देख सकते हैं, ये रहे, सॉरी, वीट हो गया आपका, ग्राम, ग्राम क्या होता है? ये चना, फिर पी हो गया, मटर, और ये मस्टर्ड हो गया, लिंसीड हो गया, ये सारे राबी क्रॉप्स हैं। और खारिफ क्रॉप्स में क्या क्या आता है? ये एग्जाम्पल्स आप जरूर याद कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम्पल जब आप लिखते हैं तब आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ समझ आती है, राइट? तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे खारिफ क्रॉप्स हैं। आपको खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स समझ आ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम आज बहुत ही सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आपके इस लेसन के, जिसको मैंने स्लाइड में बना दिया है आपको ताकि इजीली समझ आ जाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन टॉपिक्स हैं आपके इसमें, जो कि मैंने सारी स्लाइड्स में बना दिए हैं। आप पूरे एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको पूरा ये लेसन समझ में आ जाए और आप पूरे अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर्स कर सकें। आपके अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी और आपको नहीं समझ आता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप ये मेरे वीडियोस देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। मैं ये सारा आपको बताने वाली हूँ आज। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है क्रॉप प्रोडक्शन में। सबसे पहले होता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करना। जो मिट्टी होती है हमारी, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसमें पानी का भी प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए किसी भी पेड़ को उगने के लिए। सीड को कैसे डालना है, उसमें उसमें क्या क्या चीज़ ऐड करें सॉइल में कि उसका वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, क्या चीज़ डालें हम उसके अंदर, हम उसका कैसे इरिगेशन करें, उसमें पानी का सप्लाई कैसा हो उस सॉइल में, फील्ड में, ठीक है? फिर उसको वीड से कैसे बचाया जाए, फिर उसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाए और फिर उसका स्टोरेज कैसे किया, ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे आज की क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
सॉइल की प्रिपरेशन मतलब जो सॉइल है, मिट्टी है, जो ये खेत है जैसे ये आपका, इसकी जो मिट्टी है इसमें हम आपको क्या क्या डालें या कैसे हम इसका प्रिपेयर करें, सबसे बेसिक पॉइंट है। जब भी हम गार्डनिंग, जिसकी भी कोई हॉबी होगी गार्डनिंग, तो हम क्या करते हैं, अगर गार्डनिंग होती है हमारी हॉबी, तो हम सबसे पहले अपनी जो भी गार्डन होता है उसको, उसकी मिट्टी को साफ करते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी पेड़ उगा हुआ है तो हम उसको हटाते हैं और उसको प्रॉपरली पानी देते हैं और उसका टिलिंग करते हैं, लूजनिंग करते हैं, सॉइल की थोड़ा खोदते हैं, नहीं तो ऐसे टाइट टाइट होता है तो उसमें तो पेड़ उगता नहीं है अपना, तो अब उसको लूजनिंग करते हैं। तो ये सारे जो प्रिपरेशन का है सॉइल का, ये हम यहाँ से देखते हैं। तो पहला है हमारा कि वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन। जैसा मैंने अभी कहा कि सॉइल को हमें लूज करना पड़ता है ना। तो वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो सॉइल होता है फ्रेंड, द लूजन सॉइल जो होती है हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सॉइल। जैसे मैंने आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। जो सॉइल में अर्थवर्म्स होते हैं वो सॉइल मतलब फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सॉइल को लूज कर देते हैं, ऐसे खोद खोद के वो लूज कर देते हैं, ताकि जो रूट्स होती है, जिस भी सीड को हम उगाएंगे उसकी रूट्स इजीली सॉइल में पेनिट्रेट कर सके। पेनिट्रेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने ये बीज उगाया यहाँ पे, सॉरी, जैसे ये बीज होगा, इसकी जो रूट्स हैं इसके नीचे जो जाएगी, ये लूज होगा तो इजीली अंदर जा पाएगी, और अगर टाइट होगा तो उसको जाने में बहुत टाइम लगेगा, और लूज होगा तो वो इजीली डीप तक जाएगी रूट्स। ठीक है, तो ये लूज सॉइल का ये इम्पोर्टेंस होता है कि अगर सॉइल लूजन होगी तो इजीली अपने पेड़ अच्छे से उग जाएंगे। ठीक है, और अर्थवर्म का क्या रोल है? वो सॉइल को लूज बनाते हैं ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपर लेवल में आ जाते हैं और इजीली रूट्स को अवेलेबल होते हैं। व्हाट दिस एक्टिविटी ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल कॉल्ड? ये जो लूजनिंग, इसकी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? टिलिंग। ये जो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल है, इसको हम कहते हैं टिलिंग और प्लगिंग। ठीक है, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friend of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. Okay, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा है कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। जो भी एग्रीकल्चर करने में जो यूज़ हो रहा है ना अपने, जैसे प्लग यूज़ होता है, हो यूज़ होता है, कल्टीवेटर, ये इन सब चीज़ों से हम सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं। इन सब चीज़ों, जो भी सॉइल होती है अपनी, उसमें प्लग से हम सॉइल को लूज करते हैं, होज से और कल्टीवेटर से। ये तीन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है जिसकी मदद से हम सॉइल को लूज करते हैं। जैसे आपकी बुक में आपको ये दे रखा होगा फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहें तो प्लग कैसा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, ये जो है आपका प्लग है, ये रहा प्लग। ये जो बैल होते हैं आगे और उसके ऊपर हल, नहीं, हिंदी में हम हल बोलते हैं इसको। ये फार्मर इसकी हेल्प से भी पुराने ज़माने में चलता था। अभी भी बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो इसी से करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। बाकी आजकल ये नया मेथड आ गया है, कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, जो ये आप फिगर 1.1 सी में देख सकते हैं। कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, जैसे ये जो पीछे लगाया हुआ है ये ट्रैक्टर ड्राइव करता है, और इसमें क्या होता है, ये जो प्लग में, ये इसमें बैल यूज़ होते हैं। ठीक है, ये दोनों एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है उसको सॉइल को लूजन करने के लिए। और ये हो भी है एक आपका, ये हैंड से होता है, इसका डायग्राम ये बना हुआ है, देखिए आपकी फिगर 1.1 बी आपकी बुक में है। इसमें एक ग्रिप होती है, एक हैंडल होता है, बीम होती है, रॉड होता है, और एक बैंड प्लेट होता है। इससे इसको क्या है कि ब्लेड होती है ना जो इसकी इसकी मदद से ये खुदाई हो जाती है उसकी, मतलब जैसे सॉइल की, इसके मदद से। ये तीन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है जो मॉडर्न टाइम्स में अभी यूज़ हो रहा है, वो है ये आपका कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? सोइंग। सोइंग क्या होता है? सोइंग जो होता है वो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। तो सोइंग क्या है? बीज का उगाना, खेत में बीज का उगाना सोइंग कहलाता है। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होगा? हम उगाना चाहते हैं तो कैसे सीड्स हम उगाएं, ये इम्पोर्टेंट होती है बात। तो कौन से सीड्स हम बाजार से लाएं, कैसे होने चाहिए हमारे सीड्स, कौन से आइडियल सीड्स होते हैं जिनकी हाई यील्ड हो, जो ज़्यादा पेड़ दे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेड़ दे और अच्छी क्वालिटी के वीट दे हमको, वैसे सीड्स हम लाते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ सीड के लिए एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, एक्टिविटी 1.1, जिस एक्टिविटी में आपको गिवन है कि आपको एक बीकर लेना है
जिसका आप आधे पानी से भर दीजिए, फिर उसमें आप गेहूँ डालिए, वो उसे हिलाइए और देखिए थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो वो ग्लास है आपकी, जैसे ये आपकी ग्लास है, इसमें इसमें यहाँ तक आपने पानी भर दिया है और इसमें गेहूँ आपने डाल दिए हैं, तो जो गेहूँ ऊपर तक रहेंगे, ये जो गेहूँ है ये डैमेज्ड है। ठीक है, क्यों है डैमेज? क्योंकि ये अंदर से ये हॉलो है और ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं है ये सीड्स उगाने के लिए, और जो सीड्स नीचे चले जाएंगे हैवी होंगे वो प्रॉपर सीड्स हैं, ये प्रॉपर सीड्स हैं आपके। ठीक है, और जो हॉलो होंगे वो लाइट होंगे वेट में, इसलिए वो ऊपर ही तैरते रहेंगे, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सीड बेटर है कौन सा वर्स है। ओके, सो द जो फ्लोट कर रहे हैं ऊपर वो डैमेज है, वो चूज नहीं करना है। जो अंदर चले जाएंगे ग्लास के अंदर नीचे बॉटम में, वो प्रॉपर सीड्स होते हैं, गुड सीड्स होते हैं, गुड क्वालिटी। ओके, तो ये हो गया आपका सीड सिलेक्शन, कैसे करना है आपको सीड सिलेक्शन। फिर आपका आता है फ्रेंड्स कि क्या क्या ट्रेडिशनल टूल्स हैं हमारे। द टूल यूज ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। एक तो होता है फनल टाइप, आपकी बुक में फिगर गिवन है 1.2a में, एक ऐसे फनल यूज होता है जो ये बेल बांध के किया जाता है ना, उसमें ऐसे फनल टाइप यूज होता है और पीछे सीड्स को इसमें से डाल के डाला जाता है। ओके ओके, वेट फ्रेंड्स, तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब सॉइल को प्रिपेयर करने में उसके अंदर कैसा फर्टिलाइजर डाला जाए, मैन्योर डाला जाए, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो भी हम सॉइल में डालेंगे, अगर सॉइल प्रॉपर है तो अच्छी बात है, और नहीं वैसे ज़्यादातर सॉइल्स में ये मैन्योर फर्टिलाइजर डाले जाते हैं ताकि वो और भी अच्छी हो जाए। सॉइल अच्छी होती है उसकी फर्टिलिटी में, बट उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। So friends, the substances which are added to soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. किसके लिए? Healthy growth of plant के लिए हम उसके अंदर nutrients डालते हैं। क्या डालते हैं हम? Nutrients उसके soil में डालते हैं जिससे कि हमारे plants की growth अच्छी हो और plants healthy हो। ओके, तो ये manure और fertilizers इनको बोलते हैं जो भी हम nutrients soil में add करेंगे। और फिर है कि क्यों डालते हैं हम, अगर हम आप पूछो कि वाई वी ऐड दीज मैन्योर्स, हमारी सॉइल तो अच्छी ही होती होगी ऑलरेडी, तो हमारा इसका आंसर ऐसा होगा कि जब हम कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते रहते हैं क्रॉप्स का एक ही सॉइल में, जैसे एक ही खेत में बार बार पेड़ उगाते रहते हैं, तो बार बार उगाने से क्या होता है, सॉइल का न्यूट्रिशन जो है वो खत्म हो जाता है कंटिन्यूस उगाने से। तो ऑब्वियसली पूरा रोज रोज वही सॉइल रोज यूज हो रही है प्लांट्स उगाने के लिए, तो उसकी कैपेसिटी खत्म ही होगी धीरे धीरे। तो उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जो सॉइल को गुड क्वालिटी की बनाने के लिए। ओके, उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए सॉइल के हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. Replenish मतलब वापस से भर देना सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से। This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plant. तो weak plant अगर हम सही से मैन्योर या फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वीक प्लांट्स मिलेंगे। पर हमें वीक प्लांट्स तो ना चाहिए, हमें तो अच्छे वाले प्लांट्स चाहिए ताकि हमें अच्छे क्वालिटी के गेहूँ मिले, और अच्छे क्वालिटी के होंगे तो वही हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो मैन्योर है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे फर्टिलाइजर्स जो यूज होते हैं सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और मैन्योर जो यूज होता है, इन दोनों में क्या फर्क है। जो फर्टिलाइजर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है मैन मेड, जो हम बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है और मैन मेड होता है, जैसे हमने खुद ने बनाया है जिसको। मैन्योर जो होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। ये आपने अपनी लास्ट क्लासेस में भी पढ़े होंगे, decomposition जो करा जाता है किसी भी पिट में, जो भी डेब्रिस होता है, ये कैटल डंग और प्लांट के रेजिड्यूज वगैरह सब डाल दिए जाते हैं, और बहुत दिनों बाद इसको जब हम देखते हैं तब इसमें जो भी प्रोड्यूस होता है वो नेचुरल सब्सटेंस हम जब खेत में ऐड करते हैं तो हमारे प्लांट्स की क्वालिटी इंक्रीज होती है। और जो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनते हैं, फैक्ट्रीज में ही बनेंगे, मैन मेड है तो फैक्ट्रीज में ही बनेंगे।
और ये जो मैन्योर है इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। सॉरी ये फील्ड्स यहाँ आ गया है, यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ लिखना है फील्ड्स को हमें। सो मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड्स, ये फील्ड्स में खेतों में प्रिपेयर किया जाता है। एक खड्डा खोदा जाता है, उसमें सारे जो भी डेब्रिस है प्लांट्स के एनिमल्स के सब ऐड किए जाते हैं और उससे जो मैन्योर डिकम्पोजिशन होता है, अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं और डिकम्पोजिशन होता है, उससे हमारा परफेक्ट मैन्योर बनता है। ओके फिर आता है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है, ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है फर्टिलाइजर। ओके फर्टिलाइजर्स आर वेरी वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। क्योंकि ये मैन मेड है तो ऑब्वियसली हम अपने यहाँ ऐसे आराम से ऊपर से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये सब ऐड कर सकते हैं, इसको फैक्ट्रीज में बना सकते हैं, बट ये नेचुरली बनता है मैन्योर और ये लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, बट ये और वो नेचुरल होता है इसलिए ये प्रेफर किया जाता है। बट आजकल फर्टिलाइजर्स ही यूज़ होते हैं क्योंकि हम आजकल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्लांट्स बनाने में लगे हैं और पॉपुलेशन वर्ल्ड की बहुत ही इंक्रीज होती जा रही है, तो हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। उनको ही डालने से और भी ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स उगाए जाते हैं ताकि ओके सो फर्टिलाइजर्स आजकल ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट मैन्योर इज़ ऑलवेज गुड देन फर्टिलाइजर्स। फिर आता है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है फ्रेंड्स? इरिगेशन जो है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जब हमने पेड़ उगा दिया, हमने क्या क्या किया है पीछे, हमने एक खेत में सीड को शो किया है, शोइंग स्टेप कर दिया हमने, ठीक है। फिर अब उसमें शोइंग के बाद अब इरिगेशन पानी भी तो डालना पड़ेगा ना उसमें, तभी अब जैसे हम अपने गार्डन में कोई भी ट्री उगा रहे हैं तो उस ट्री को उगाने में हमें पहले उगा दिया पर उसको रोज पानी भी तो देना पड़ता है, तो बस वो पानी देने के प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। और जब लार्ज स्केल पे हो रहा है तो इरिगेशन हो गया, नहीं तो नॉर्मल वाटरिंग ऑफ प्लांट करते हैं हम अपने गार्डन में, बट यहाँ पे इरिगेशन बोला जाता है और ये रेगुलर इंटरवल पे किया जाना चाहिए, नहीं तो पेड़ सूख जाएगा हमारा, पानी नहीं डालेंगे तो, है ना। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन कौन से हैं फ्रेंड्स? द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द fields. Cattle or human labor is used in these methods. So these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are पुली सिस्टम एंड चेन पंप। देखिए ये मोट जो ये अंदर डाला जाता था, ये ऐसा कुछ जो बैग टाइप होता था या बाल्टी जैसा कुछ लेदर से बना हुआ होता था, कोई कोई लोग गांव में जो भी अवेलेबल होती थी मटेरियल उससे बनाते थे और इस पंप इसमें डालते थे वेल में और इससे पानी आता था और हाथ से ये सारा पानी इनको ये खेतों में डाला जाता था। फिर है जैसे आपका ये चेन पंप मेथड। चेन पंप मेथड में है, ये एक टायर लगा हुआ है और इसमें चेन लगी हुई होती है और इससे ऐसे पुल किया जाता है, ये पाइप से आगे पूरे खेतों में पानी जाता है। और ये है आपका डेकित, ये जो है वेल में से पानी निकाला जा रहा है और पाइप से जो है पीछे पाइप से जो ऊपर पाइप लगा है इससे ही खेतों में पानी जा रहा है। फिर है आपका रोहत लेवर सिस्टम। ये जो लेवर सिस्टम है इसमें बैल को यूज़ किया जाता है या गाय को यूज़ कहता है। ये जो लेवर है, ये वाला जो डंडा, इसको हिलाती है बैल और इससे पानी निकलता है और खेतों में चला जाता है। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। और जो पंप्स में है सोलर एनर्जी, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ की जाती है। ओके फिर आता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ये सब जो हमने पीछे देखे थे ये सारे ट्रेडिशनल मेथड थे। ये सारे कौन से मेथड थे फ्रेंड्स? ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे और अब हम देख रहे हैं वो हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं। मॉडर्न मेथड्स में कौन से आते हैं? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। दिस मेन मेथड यूज आर एज फॉलो: स्प्रिंकलर सिस्टम। फर्स्ट कौन सा है हमारा? स्प्रिंकलर एंड सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर में क्या होता है? दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। जब लैंड जो है अनइवन होता है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फिगर 1.5a में, जैसे यहाँ पे अनइवन है, यहाँ पे कहीं पे लैंड ऊपर है उबड़ खाबड़, जो अनइवन होता है उसका मतलब होता है उबड़ खाबड़, कहीं ऊपर कहीं नीचे, अनइवन सरफेस, अनइक्वल सरफेस है। तो इसमें इस टाइप से स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी दिया जाता है। ये वेल है, इसमें से पाइप निकल रहा है और ये पाइप कहीं नीचे और ऊपर ऐसे जिगजैग फॉर्म में, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, वैसे जा रहा है। तो ये ताकि पूरे में पानी दे सके अनइवन सरफेस के ऊपर, ये सिस्टम वहाँ यूज होता है जहाँ अनइवन सरफेस होती है। और ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? ये जो है डायरेक्ट रूट्स में डाला जाता है यहाँ पे पानी। ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको इस पिक्चर में, इसकी रूट्स में सीधा पानी डालते हैं, पाइप को अंदर जमीन में डाला हुआ होता है और इससे
जैसे इसमें लिखा हुआ है इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी रूट्स में जाता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ये ज़्यादातर फ्रूट प्लांट्स के लिए यूज होता है। कौन से? फ्रूट्स के लिए, ताकि धीरे धीरे जाए, फ्रूट्स जो उगेंगे वो खराब भी ना हो उससे। Water is not wasted at all. It is a boon in region where availability of water is poor. और ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है तो पानी का एक ऑप्टिमम यूज हो रहा है ना, पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है इस ड्रिप सिस्टम में। ओके, फिर आता है हमारा, और स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम आपको समझ आ गए। अब आगे हम देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अभी हमने खेत में सीड उगा दिया है, पानी डाल दिया है। अब जब सीड उग रहा है तो उसके साथ साथ अनवांटेड चीज़ें भी उग जाती है। जैसे ये हमारा पेड़ है और इसके साथ में जैसे ऐसा ऐसा कुछ भी घास उग जाती है, कुछ भी अनवांटेड। हमें चाहिए तो ये वाला पेड़, बट जो अनवांटेड उग जाता है साथ में, ये इसको हटाना का प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं और इनको हम वीड्स कहते हैं। ओके, तो वीड्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स जो नेचुरली उग जाते हैं उन्हें वीड्स कहते हैं। ओके, इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स, अनडिजायरेबल जो डिजायरेबल नहीं है, जिनकी हम इच्छा नहीं कर रहे। हम इच्छा तो किसकी कर रहे हैं? हमारे गेहूं के पौधों की या जिसका भी क्रॉप हमने उगाया है उसकी, पर ये साथ साथ ये वीड्स जो उग रहे हैं इनको हम अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। फिर आता है आपका हार्वेस्टिंग। ये हमारा लास्ट स्टेप है। ठीक है, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग किसको कहते हैं? हार्वेस्टिंग जो है फ्रेंड्स, वो होता है द ग्रेन सीड, जो हमारी गेहूं, जैसे मैं एग्जांपल गेहूं का ही बोल रही हूँ आपको, आप दूसरे प्लांट्स क्रॉप्स भी सोच सकते हैं। हाँ, जैसे ये गेहूं है, इसके बाहर क्या होता है? एक और छिलका होता है। जब आप घर में आप अपने गेहूं देखना एक बार, आपको ऐसा कुछ बाहर भी आउटर कवरिंग दिखेगी और अंदर आपका एक गेहूं की सीड होगी। सॉरी, आपको मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं लगेगी, बट हमें समझना है, यहाँ पे ड्राइंग को फोकस नहीं करना है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ। जो ये बाहर वाला जो है, ये कचरा, इसको हम कहते हैं शेफ। ओके, और इसके अंदर जो ये है, इसको कहते हैं हम ग्रेन। हमारा जो ग्रेन हमको चाहिए वो ग्रेन सीड। ओके, सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। सो थ्रेशिंग क्या हो गया? थ्रेशिंग इज द सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शेफ। Okay, this is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. तो एक अभी मॉडर्न डेज में एक ऐसी मशीन यूज हो रही है जो आपकी बुक में फिगर 1.8 कंबाइन जो दे रखी है ये है। इससे हार्वेस्टिंग भी होती है और साथ ही साथ जो कचरा है गेहूं के ऊपर जो छिलका होता है उसका, वो भी उससे अलग होता जाता है। ये मशीन एक अभी आज के ज़माने के लिए एक बोन है, वो एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है खेत जो भी लेते हैं फार्मर्स उनके लिए ये मशीन। बट ये महंगी आती है, तो गरीब फार्मर्स होते हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं होती है, बट आजकल गवर्नमेंट से लोन देती है तो फार्मर्स आजकल ले लेते हैं ऐसी मशीन्स। फिर आता है फ्रेंड्स आपके स्टोरेज का। अब हार्वेस्टिंग आपको समझ आ गया, कैसे सीड को हम शैप से अलग कर रहे हैं और कैसे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। और वो किस की मदद से होता है? कंबाइन जो मशीन का नाम है उसकी मदद से। फिर हमारा आता है स्टोरेज। अब हमने जो गेहूँ निकाल लिए हैं हार्वेस्टिंग से, ठीक है, ये हमारे गेहूँ हैं जो हमने हार्वेस्टिंग से निकाल लिए हैं। बहुत सारे गेहूँ हैं, मैं बना देती हूँ, देख लीजिए। ये सारे जो गेहूँ हमारे निकल गए हैं, हार्वेस्ट कर दिए हैं जो हमने, अब इनको स्टोर कैसे करना रहा? ठीक है, ऐसे ही रख देंगे तो खराब हो जाएंगे ये। इनको पहले क्या होता है कि सनलाइट में ही रखा जाता है बहुत दिनों तक। तो जब साफ करते हैं तो सनलाइट में रखते हैं ताकि इनका मॉइस्चर जो है, इसके अंदर मॉइस्चर जो भी थोड़ा बहुत हो, क्योंकि मॉइस्चर जब होगा, आपको पता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो इसको सनलाइट में रखा जाता है ताकि ऐसा कुछ भी ना हो, पूरा ये साफ हो जाए अच्छे से और इनका मॉइस्चर चला जाए सनलाइट में। इनका जो मॉइस्चर होता है वो साफ हो जाता है, ओके, कम हो जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर है स्टोर कहाँ करा जाता है। ये देखिए आप इस डायग्राम में, आपकी बुक में एक डायग्राम गिवन है, सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए इतना बड़ा सा देखिए आप सिलोज है, इसको सिलोज बोलते हैं। और ये
इसमें स्टोर किया जाता है। और स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल जो है ना, लार्ज स्केल का मतलब बहुत ज़्यादा जो बड़े फार्मर्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खेत हैं, वो लोग लार्ज स्केल पे सिलोज में और ग्रेनरीज में, जैसे ग्रेनरीज आपको देखनी है तो ये गेहूं की बोरियां दिख रही है आपको, इसमें गेहूं भर दिए हैं और एक ग्रेनरी है ये पूरी। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन द गनी बैग्स इन ग्रेनरीज, इनको गनी बैग्स बोलते हैं, जो कि बोरी बोलते हैं ना अपन, इसको गनी बैग्स बोलते हैं। और ये ग्रेनरीज में रखते हैं, ये है एक ग्रेनरी। और ये लार्ज स्केल है, ये दोनों जो है, ये डायग्राम एंड ये डायग्राम दोनों ही लार्ज स्केल स्टोरेज के लिए है। और स्मॉल स्केल स्टोरेज के लिए फ्रेंड्स आपके लिए होता है, जो फार्मर्स जो होते हैं ना, थोड़े गरीब और जिनके फार्म्स छोटे हैं, स्मॉल है, वो लोग जूट बैग्स में रखते हैं और मेटालिक बिन्स में रखते हैं। गेहूं की टंकियाँ होती है ना, उनके अंदर रखे जाते हैं उधर गेहूँ, और जूट के बैग्स में, ठीक है। फिर आता है आपका फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज, जो मैंने आपको बताया, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। इनसे बचाने के लिए हम ग्रेनरीज में रखते हैं। और आपको अपनी मम्मी को जैसे घर में जो गेहूँ होते हैं, आपको आप अपनी मम्मी से जाके घर पे पूछेंगे तो वो आपको बताएगी कि कैसे वो नीम के पत्ते रखे जाते हैं उसके अंदर। वो भी एक आजकल घरेलू जो उपाय है वो उसका ये है कि उसमें जब नीम के पत्ते रखते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, क्योंकि नीम एक अच्छा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है, ठीक है, पेस्ट को कंट्रोल करता है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बड़ी में, जो बड़ी स्केल है या लार्ज स्केल, इधर जो है स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स दिया जाता है ताकि ये जो रैट्स है और जो ये इंसेक्ट्स है, इनसे बचाया जा सके, ओके। फिर हमने ये देखा, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो हमें प्लांट्स, हमें पेड़ जो है वो हमें खाना कैसे देते हैं, हम कैसे उस खाने क्रॉप्स को उगाते हैं, कैसे सोइंग करते हैं, कैसे उसमें मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, कैसे उसको हार्वेस्ट करते हैं, राइट। अब जो है कुछ लोग एनिमल्स पे, जैसे कुछ लोग, क्या हम लोग भी तो काओ, बफेलो और शिप, इन सब से मिल्क नहीं लेते, तो फिर मिल्क क्या पेड़ों पे उगता है? मिल्क तो ना पेड़ों पे उगता है, मिल्क तो हमें एनिमल्स से मिलता है। तो वो एनिमल्स का भी तो रेयरिंग होता है, उन एनिमल्स को भी रखा जाता है। जैसे गाय का तबेला देखा होगा आपने, वहाँ बहुत सारी गाय होती है और फिर उनसे उनको रेयरिंग, उनको खाना दिया जाता है, अच्छे से वाटर पानी पिलाया जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है प्रॉपरली। तो वो चीज़ जो है वो एनिमल हस्बेंड्री में आती है, ठीक है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, ये जो टेबल है आप ऐसे बना के देखिएगा कौन से एनिमल से क्या क्या मिलता है अपने को। यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स, एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश। अब जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं ना, समुद्री एरिया में, वो लोग तो फिश भी खाते हैं, जो भी नॉनवेज होते हैं, तो उनके लिए फिश का भी, जो फिश की रेयरिंग भी होती है, सब ये सारा काम भी होता है, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आता है। Okay, in the previous class, you have learned about the food that we have obtained from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms. तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री की आपकी डेफिनेशन यहाँ है, reared at home और in farms, या तो घर पे रखते हैं या farms पे, have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on large scale, then it is called animal husbandry. Okay? आपको एनिमल हस्बेंड्री समझ आ गया होगा। आप इस स्लाइड को वापस देख सकते हैं अगर आप चैप्टर को पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है फ्रेंड्स? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू अवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, राइट। कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ही लेनी पड़ती है बहुत सारी, ताकि हम ये जो ग्रोइंग हमारी पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया इतनी सारी भरी है लोगों से, इन सबको खाना प्रोवाइड करने के लिए सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप। क्रॉप को मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। और इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। हमने पढ़ा टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, राबी और खारिफ क्रॉप्स। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग। सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता था? टिलिंग से। टिलिंग क्या थी? वो जो सॉइल को हम खोदते थे उसको लूजन करने के लिए, वो था टिलिंग। फिर प्लग्स एंड लेवर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। प्लग से खोदा जाता था या लेवर से। फिर सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव्स गुड यील्ड। फिर सोइंग ऑफ सीड्स किया था हमने, ठीक है। सॉइल नीड्स रेप्लिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर डाला था। फिर सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, फिर पानी का सप्लाई किया था जिसको इरिगेशन कहते हैं। फिर वीडिंग किया था कि जो एक्स्ट्रा अनवांटेड थे उनको हटाना।
उन पेड़ों को हटाया, फिर हार्वेस्टिंग किया, जो भी पेड़ में से गेहूँ उगे उनको हार्वेस्ट किया, निकाला मशीनों से, फिर उनके अंदर से थ्रेशिंग किया, उसके अंदर से जो शेफ था उसको सेपरेट किया, जो थ्रेशिंग प्रोसेस है, फिर उनका प्रॉपर स्टोरेज किया ग्रेन्स का, और उसमें प्रॉपर जो ग्रेन्स है इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्टोरेज, क्यों करे, ताकि उसको पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जल्दी से आपके लिए सेकंड चैप्टर बनाने वाली हूँ। आप इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा सब्सक्राइब के पास जो होता है, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।